हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग एयर 120 एमराम एक मिसाइल का नाम है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। M120 उन्नत माध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। एक अमेरिकी देश से सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो हर समय मौसम में मार करने में सक्षम है और रात का ऑपरेशन या अर्ध सक्रिय केवल प्राप्त रडार मार्गदर्शन के बजाय सक्रिय ट्रांसमिट प्राप्त रडार मार्गदर्शन का उपयोग करता है। पिछली पीढ़ी की स्पैरो मिसाइल के विपरीत यह एक दागो और भूल जाओ हथियार है जिसके लिए फायरिंग विमान से पूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब एमराम मिसाइल लॉन्च की जाती है तो नाटो पायलट संक्षिप्तता कोड फॉक्स 3 का उपयोग किया जाता है। प्रकार की बात करें तो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। उत्पत्ति का स्थान की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हवा में बात करें तो मिसाइल जो होती है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सेवा की बात करें तो सितंबर 1991 के द्वारा ऑपरेटरों के। युद्ध की बात करें तो खाड़ी युद्ध, बोस्नियाई युद्ध, कोसोवो युद्ध, सीरियाई गृह युद्ध और रूस यूक्रेनी युद्ध। उत्पादक की बात करें तो 1991 से 97, ह्यूजेस 1997 वर्तमान रेथियन में। वेरिएंट की बात करें तो AIM 120A, AIM 120B, AIM 120C, AIM 120D। द्रव्यमान की बात करें तो 356 पाउंड। लंबाई की बात करें तो 12 फीट। व्यास की बात करें तो 7 इंच। पंख फैलाव की बात करें तो 1 फीट 7 इंच। वारहेड की बात करें तो उच्च विस्फोटक विखंडन वारहेड का वजन 44 पाउंड होता है। विस्फोटक तंत्र की बात करें तो FGU-49। इंजन की बात करें तो ठोस ईंधन रॉकेट मोटर। परिचालन सीमा की बात करें तो 57 nmi। अधिकतम गति की बात करें तो मच 4 यानी कि 4501 फीट सेकेंड यानी 1372 मीटर प्रति सेकेंड। मार्गदर्शन प्रणाली की बात करें तो जड़तीय मार्गदर्शन टर्मिनल सक्रिय। रडार होमिंग वैकल्प मध्य पाठ्यक्रम अद्यतन डेटा लिंक। 2008 तक संयुक्त राज्य वायुसेना, संयुक्त राज्य नौसेना और 33 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए 14,000 से अधिक का उत्पादन किया जा चुका है। एमराम का उपयोग कई कार्यों में किया गया है जिससे इराक, बोस्निया, कोसोवो, भारत और सीरिया में संघर्षों में हवा से हवा में 16 लोगों को मार गिराया गया है। इसकी मोल की बात करें तो AIM-7 स्पैरो MRM M7 स्पैरो माध्यम दूरी की मिसाइल MRM को अमेरिकी नौसेना द्वारा 1950 के दशक में मूल डेवलपर ह्यूजेस एयरक्राफ्ट से दृश्य सीमा से परे VVR क्षमता वाली अपनी पहली परिचालन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में खरीदा गया था। लगभग 12 मील यानी 19 किलोमीटर की प्रभावी रेंज के साथ इसे एक रडार बीम राइडिंग मिसाइल के रूप में पेश किया गया था और फिर से इसे एक अर्ध सक्रिय रडार निर्देशित मिसाइल में सुधार किया गया था जो रडार द्वारा प्रकाशित लक्ष्य से प्रतिबिंबों पर आधारित होगी। प्रक्षेपण विमान या दृश्य से लेकर दृश्य सीमा से परे तक प्रभावी था। स्पैरो मिसाइल के शुरुआती बीम राइडिंग संस्करणों में मैकडॉनल F3H डेमन और वाट F7U कैटलेस पर एकत्रित किया गया था, लेकिन निश्चित AIM-7 स्पैरो सभी मौसम के लिए उपयुक्त मैकडॉनल डगलस F4 फैंटम फाइटर इंटरसेप्टर के लिए प्राथमिक हथियार था। जिसमें कमी थी अमेरिकी नौसेना, US मरीन कॉर्प्स और प्रारंभिक अमेरिकी वायुसेना संस्करणों में एक आंतरिक बंदूक F4 अपने पेट के नीचे अंतर्निर्मित अवकाश में 4 AIM-7S तक ले गया। बम वर्षकों में जैसे गैर युद्ध अभ्यास लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग के लिए डिजाइन की गई मिसाइलों ने शुरू में उत्तरी वियतनाम के लड़ाकू विमान के खिलाफ खराब प्रदर्शन किया और जब तक वे हवाई लड़ाई में अत्यधिक प्रभावी साबित नहीं हुए तब तक उनमें उत्तरोत्तर सुधार किया गया था। कम दूरी की इंफ्रारेड निर्देशित AIM-9 साइड वाइंडर के साथ इन्होंने USAF द्वारा हवाई युद्ध में उपयोग के लिए AIM-4 फॉल्कन IR और रडार निर्देशित श्रृंखला को भी प्रतिस्थापित कर दिया। अर्ध सक्रिय होमिंग का एक नुकसान यह था कि लॉन्चिंग फाइटर प्लेन द्वारा एक समय में केवल एक ही लक्ष्य को रोशन किया जा सकता था। इसके अलावा लॉन्च करने वाले विमान को लक्ष्य की दिशा में अपने स्वयं के रडार सेट के अजीमुथ और ऊंचाई के भीतर रहना पड़ता था जो हवा से हवा में लड़ाई में मुश्किल था, खतरनाक हो सकता था।
इन कमियों को दूर करने के लिए स्पैरो नामक एक सक्रिय रडार संस्करण विकसित किया गया था, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने 1956 में इस परियोजना से हाथ खींच लिया। रॉयल कैनेडियन वायुसेना, जिसने अपने संभावित एयरों को हथियारों से लैस करने के लिए मिसाइल का उपयोग करने की उम्मीद में विकास का कार्यभार संभाला। कनाडा CF-105 एरो इंटरसेप्टर जल्द ही 1958 में अपनाया गया। उस समय की इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना छोटा नहीं किया जा सका कि स्पैरो को एक व्यवहारपूर्ण कार्यशील हथियार बनाया जा सके। स्पैरो जैसी कॉम्पैक्ट, प्रभावी, सक्रिय रडार हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाने में दर्शकों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई पीढ़ी लगेगी। AIM-54 फिनिक्स RLRM की बात करते हैं। अमेरिकी नौसेना ने बाद में बेड़े के वायु मिशन के लिए AIM-54 फिनिक्स लंबी दूरी की मिसाइल विकसित की। यह एक बड़ी, लगभग 1000 पाउंड यानी 500 किलोग्राम मच की मिसाइल थी, जिसे क्रूज मिसाइल और उन्होंने लॉन्च करने वाले बम्बर्सों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। मूल रूप से स्ट्रे विंग डगलस F-6D मिसाइल और भी नौसैनिक जनरल डायनेमिक्स ग्रुफन F-111B के इरादा था। अंततः गुम्मन F-14 टॉमकैट के साथ इसकी सेवा देखी गई, जो इतनी भारी मिसाइल ले जाने में सक्षम एकमात्र लड़ाकू विमान था। फिनिक्स पहली अमेरिका अगिन और भूल बहुप्रक्षेपण रडार निर्देशित मिसाइल थी, जो अपने लक्ष्य पर बंद होने वाले लॉन्च विमान की मदद से बिना खुद को मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सक्रिय मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती थी। इसने सैद्धांतिक रूप से 6 फिनिक्स लोड वाले टॉमकैट को दृश्य सीमा से 100 मील यानी कि 160 किलोमीटर दूर तक 6 लक्ष्यों को ट्रैक करने और नष्ट करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान की। ऐसी क्षमता वाला एकमात्र अमेरिका लड़ाकू विमान है। 6 फिनिक्स मिसाइलों और इसके 2000 पाउंड यानी कि 910 किलोग्राम समर्पित लॉन्चर का पूरा भार एक विशिष्ट वियतनाम युग के बम भार से अधिक था। अमेरिकी नौसेना में इसकी सेवा मुख्य रूप से एक निवारक के रूप में हुई, क्योंकि इसका उपयोग 1991 के खाड़ी युद्ध, दक्षिण वाज नो फ्लाई जोन लागू करना और इराक युद्ध जैसे संघर्षों में प्रतिबद्धता नियमों से बाधित था। मैकडॉनेल, डगलस और AIM-120 AIM-RM की उपलब्धता पर 2006 के अंत में सक्रिय सेवा से F-14 टॉमकैट की लंबित सेवानिवृत्ति के मैनेजर अमेरिकी नौसेना ने 2004 में फिनिक्स को सेवानिवृत्त कर दिया। SLML की बात करें, रक्षा विभाग ने 1974 से 1978 तक नेलिस FMV में वायु युद्ध रणनीति और मिसाइल प्रौद्योगिकी का व्यापक मूल्यांकन किया, जिसमें स्पैरो और स्पाइडवाइडर मिसाइलें से सुसज्जित F-14 टॉमकैट और 15 ईगल एक उपयोग किया गया था, जो ब्लू फोर्स और आक्रामक FI विमान से सुसज्जित था। लाल बल के रूप में AIM-9L ऑल एस्पेक्ट साइडविंडर्स के साथ इस संयुक्त परीक्षण और मूल्यांकन JT&E को एयर कॉम्पैक्ट इवोल्यूशन एयर इंटरसेप्ट मिसाइल इवोल्यूशन नामित किया गया था। एक प्रमुख खोज यह थी कि प्रभाव पड़ने तक गौरैया के लिए रोशनी पैदा करने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप लाल बल प्रभाव से पहले अपने सभी पहलू साइडवाइंडर लॉन्च करने में सक्षम हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप आपसी हत्याएं हुई। स्पैरो आकार के एयर फ्रेम में फिनिक्स प्रकार के मल्टीपल लॉन्च और टर्मिनल सक्रिय क्षमता की आवश्यकता थी। इससे अमेरिका को USAF के साथ अग्रणीय सेवा के रूप में एक उन्नत मध्यम दूरी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने के लिए यूरोपीय सहयोगी मुख्य रूप से विकास के लिए UK और जर्मनी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOA मिला। MOA ने यूरोपीय टीम को एक उन्नत कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की विकास की जिम्मेदारी भी सौंपी। 1990 के दशक तक वियतनाम के निराशाजनक दिनों के मुकाबले स्पैरो की विश्वसनीयता में इतना सुधार हुआ था कि खाड़ी युद्ध के डेजर्ट स्टॉर्म भाग में निष्ठ किए गए हवाई लक्षणों में इसकी सबसे बड़ी संख्या थी। लेकिन जबकि USAF ने डॉग फाइट प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए फिनिक्स और अपने समान AIM-47 फॉल्कन लॉकहीड YF-12 को पारित कर दिया था, फिर भी उसे F-15 और F-16 के लिए मल्टीपल लॉन्च फायर एंड फॉरगेट क्षमता की आवश्यकता थी। MRM को F-16 जैसे छोटे लड़ाकू विमान पर फिट करने की आवश्यकता होगी और उन्हें उन्हीं स्थानों पर फिट होना होगा जो F-4 फैंटम द्वारा स्पैरो की फिट करने के लिए डिजाइन किए गए थे।
यूरोपीय साझेदारी में BAE को हैरियर जैसे छोटे विमान में एमरैम को एकत्रित करने की आवश्यकता थी। अमेरिकी नौसेना ने F-18 हॉर्नेट पर ले जाने के लिए एमरैम की आवश्यकता थी और वह एक लॉन्चर पर ले जाने की क्षमता चाहती थी जो आमतौर पर अधिक हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों को अनुमति देने के लिए एक स्पैरो ले जाता था। अंततः एमरैम नए लॉकहीड मार्टिन 22 रैप्टर फाइटर के प्राथमिक हवा से हवा में मार करने वाले हथियार में से एक बन गया, जिसे बेहद कम रडार क्रॉस सेक्शन हासिल करने में मदद के लिए अपने सभी हथियारों को आंतरिक हथियार खंड में रखने की आवश्यकता थी। साथ ही इसकी अगर विकास की बात करें तो एमरैम को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने और उत्पादन तकनीक साझा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य नाटो देशों के बीच एक समझौते हथियार परिवार MO जो अब 1990 तक प्रभावी नहीं था, परिणाम स्वरूप विकसित किया गया था। और इस समझौते के तहत अमेरिका को अगली पीढ़ी की मध्यम दूरी की मिसाइल को विकसित करनी थी और यूरोप की अगली पीढ़ी की छोटी दूरी की मिसाइल एसराम विकसित करनी थी। हालांकि यूरोप ने शुरू में एमरैम को अपनाया। एमरैम ने प्रतिस्पर्धी MTBA मीटर को विकसित करने का प्रयास ब्रिटेन में शुरू किया था। अंततः एसराम को पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन इसके अवरक्त साधक के अन्य स्रोत का उपयोग किया गया था। लंबे विकास के बाद एमरैम की तैनाती सितंबर 1991 में अमेरिकी वायुसेना मैकडोनल्ड डगलस F-15 ईगल लड़ाकू स्क्वाड्रन के शुरू में हुई। अमेरिकी नौसेना ने जल्दी 1993 में मैकडोनल्ड डगलस F-18 हॉर्नेट स्क्वाड्रन का अनुसरण किया। एमरैम का रूसी वायुसेना समकक्ष कुछ हद तक समान R-77 नाटो कोडनेम A-12 ऑर्डर है, जिसे कभी कभी पश्चिम में एमराम्स्की भी कहा जाता है। इस तरह फ्रांस ने मीका अवधारणा के साथ अपना खुद के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का विकास शुरू किया, जिसमें अलग अलग रडार निर्देशित और अवरक्त निर्देशित संस्करणों के लिए एक समान एयरफ्रेम का उपयोग किया गया था।